यूपी के बरेली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें गुस्साई भीड़ ने एक लड़की को पीट कर अधमरा कर दिया। आरोप है कि वो महिला के भेष में वहां एक बच्चे को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद भीड़ ने उसे दबोच लिया और उसे बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। सामने आए एक वीडियो में आरोपी महिला के भेष में दिखा। भीड़ में शामिल लोग उस पर लात घूंसे बरसाते हुए दिखे। गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पीट कर अधमरा कर दिया। यही नहीं, लोगों ने इलाके में उसका जुलूस निकालकर उस पर बच्ची चोरी का भी आरोप लगाया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के एसपी ने आरोपी के साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दे दिए। कोरोना से निपटने के लिए म्यांमार के यांगोन में एक अनोखा क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। म्यांमार में कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंच चुकी है और इस खतरे को देखते हुए यांगोन शहर में खास तरह का क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, जिसे हैप्पी कोविड सेंटर नाम दिया गया। मरीजों को सुरक्षित रखने के लिए इस बड़े कोविड सेंटर में छोटे छोटे कमरे बनाए गए, जिनमें सभी सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया। मरीज पूरी तरह तंदुरुस्त रहें, इसके लिए वहां पर एक जिम भी बनाया गया, जबकि उनके पढ़ने लिखने के लिए वहां पर एक छोटी लाइब्रेरी का भी इंतजाम किया गया। बच्चों के लिए दीवारों पर तरह तरह की तस्वीरें भी बनी दिखी, जिससे वो भी यहाँ पर खुशी से रह सकें। इस क्वारंटीन सेंटर में उन मरीजों का इलाज किया जाएगा जिनमें कोरोना के लक्षण काफी कम होंगे या फिर जो कम बीमार होंगे। संयुक्त राष्ट्र में 40 देशों ने एकजुट होकर चीन की आक्रामक नीतियों का विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में 40 देशों ने एकजुट होकर चीन की आक्रामक नीतियों और वीगन मुसलमानों पर उसके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। इन देशों ने हांगकांग में चीन के कब्जे का भी विरोध किया। नारगोनो काराबाग में कब्जे के लिए जारी जंग के बीच अजरबैजान ने आर्मेनिया पर उसकी तेल पाइपलाइन को निशाना बनाने का आरोप लगाया। इसी पाइपलाइन के जरिए अजरबैजान से तुर्की और दूसरे देशों तक तेल भेजा जाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक गाड़ी की टक्कर के बाद मोटरसाइकिल में आग लग गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक आदमी और उसके बेटे की मौत हो गई। यूपी के देवरिया से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई, जहां नाले में गिरे एक बच्चे को बचाने के लिए एक दारोगा ने उसमें छलांग लगा दी। इस घटना के समय वहां भीड़ तमाशबीन बनी रही और किसी ने भी नाले में गिरे 6 साल के बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की। ये देख वहां ड्यूटी पर तैनात दारोगा अपनी जान की परवाह किए बिना नाले में कूद गए और बच्चे को किसी तरह बाहर निकाल लिया। ये हैं असल सिंघम हमारे सर। भीड़ ने दारोगा की तो तारीफ की, लेकिन जब बच्चा वहां नाले में गिरा था तब उनमें किसी ने भी आगे आकर उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। वो तो अच्छी बात ये रही कि वक्त पर वहां मौजूद दारोगा ने उसे किसी तरह बचा लिया। पब्लिक तमाशा देख रही थी और हिम्मत तो मेरी भी नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं भी हिम्मत हार जाऊंगा तो मामला चला जाएगा। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने बच्चे की जान बचाने वाले पुलिस वाले को असली हीरो बता दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए अर्धसैनिक बल के जवानों का पहुंचना तेज हो गया। इस बार प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए, जिसके लिए गया रेलवे स्टेशन पर भी एक विशेष ट्रेन से अर्धसैनिक बल के कई जवान पहुंचे। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे इन जवानों को राज्य के संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा। एक ट्रेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खड़ी हुई है और सीआरपीएफ के जवान ट्रेनों के जरिए, चाहे वो दिल्ली हो, आसाम हो, अलग अलग इलाकों से लगातार आ रहे हैं। अधिकारियों ने दावा किया कि इन चुनावों में सुरक्षा के साथ ही कोरोना से बचने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। कहीं पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और कोरोना और कोविड के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए पूरी की व्यवस्था कर ली गई है। बताया गया कि विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अर्धसैनिक बल की 300 से ज्यादा कंपनियों को लगाया गया है। दक्षिणी अमेरिकी देश मेक्सिको में आए ताकतवर डेल्टा नाम के तूफान ने काफी कुछ तहस नहस कर दिया। दक्षिणी मैक्सिको के इलाकों में इस तूफान का सबसे ज्यादा असर दिखा, जहां समुद्री इलाकों में तूफान का खौफनाक रूप दिखा। दक्षिणी मैक्सिको के कंकून को तो तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं में सैकड़ों पेड़ भी अपनी जगह से उखड़ गए। मैक्सिको के कोसोमेल द्वीप को भी तेज रफ्तार हवाओं ने खौफ से भर दिया। इसके अलावा मैक्सिको के क्विंटाना रो राज्य में भी ताकतवर तूफान का असर दिखाई दिया। कंकून में तो समुद्र किनारे पर बने एक 5 सितारा होटल को राहत शिविर बनने में देर नहीं लगी। तूफान से प्रभावित पर्यटकों को होटल में ठहराने का इंतजाम किया गया। इसके अलावा लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई। समुद्र के पास वाले इलाकों में बड़ी संख्या में पेड़ों और घरों को तूफान से नुकसान पहुंचा।
यही नहीं, डेल्टा नाम के ताकतवर तूफान की वजह से समुद्र में लहरें काफी ऊपर तक उठती दिखी। सामने आई एक तस्वीर में एक भारी भरकम नाव भी समुद्र किनारे पलटी हुई नजर आई। मैक्सिको के बाद ये तूफान अमेरिका की तरफ बढ़ गया, जहां इससे खतरे वाले इलाकों में लोगों से शाम के 7 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी जारी की गई। अमेरिका ने H-1B वीजा के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव ऐसे हैं जिनसे अमेरिका में काम करने वाले भारतीय युवकों को झटका लग सकता है। इन बदलावों के पीछे अमेरिकी युवाओं को रोजगार देना वजह बताया गया। नए नियमों की वजह से H-1B वीजा लेकर अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों की संख्या 1/3 रह सकती है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि H-1B वीजा की वजह से अमेरिकी युवाओं के हिस्से की नौकरियां गैर अमेरिकी नागरिकों के पास चली जाती हैं। अभी तक हर साल अमेरिका 85,000 विदेशियों को H-1B वीजा जारी करता रहा है, जिनमें 70% भारतीयों को जारी किए जाते हैं। कोई विशेष हुनर या किसी खास तरह की काबिलियत रखने वाले युवाओं को अमेरिकी कंपनियां H-1B वीजा के जरिए अमेरिका में काम करने के लिए बुलाती हैं। बड़ी संख्या में IT से जुड़े युवाओं के लिए इस वीजा का इस्तेमाल किया जाता है। जम्मू में संत साहिल महाराज को पुलिस सुरक्षा दी गई। जम्मू में संत साहिल महाराज ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से धमकी मिलने का आरोप लगाया। साथ ही साहिल महाराज ने दावा किया कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने इस धमकी की कॉल रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंप दी। साहिल महाराज की शिकायत के बाद पुलिस ने उनकी सुरक्षा में कुछ जवान तैनात कर दिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के तेज गेंदबाज अली खान चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए। वो IPL का हिस्सा बनने वाले अमेरिका के पहले क्रिकेटर थे। हालांकि उन्हें इस सीजन में अब तक एक भी IPL मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। अभिनेत्री रेणुका शहाणे के जन्मदिन के मौके पर माधुरी दीक्षित ने उन्हें बधाई दी और उनके साथ का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में दोनों अपनी फिल्म के गाने पर डांस करती दिखाई दी। हाथरस केस की जांच कर रही SIT को 10 दिन का और समय दिए जाने पर राजनीतिक घमासान मच गया। कांग्रेस ने साजिश की बात सामने आने और SIT रिपोर्ट में देरी पर योगी सरकार को आड़े हाथ लिया। आपका IB सेक्शन क्या कर रहा था, आपका CID सेक्शन क्या कर रहा था? जब आपके ऊपर आरोप लगते हैं तो आपके ऊपर लगता है कि कोई फंडिंग हुई है। आप ये फंडिंग को पहले क्यों नहीं एक्सपोज कर पाए? बीजेपी ने कांग्रेस की आपत्ति को खारिज करते हुए यूपी सरकार के फैसले को सही ठहराया। जो साजिश थी उसका भी पर्दाफाश हो और उसमें जो लोग शामिल हो उनके भी चेहरे बेनकाब हो, इसलिए SIT टीम को 10 दिन का और समय दिया गया है। पहलवान बबीता फोगाट ने हरियाणा के खेल विभाग के उपनिदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। खबर है कि बबीता ने यह फैसला चुनावों की वजह से लिया। वो बिहार विधानसभा चुनाव और हरियाणा की बड़ौदा सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रचार करेंगे। कुछ महीने पहले ही बबीता को इस पद पर नियुक्त किया गया था। हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका पर आज सुनवाई होनी है। ये PIL हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की वकील मंजूषा भारती की तरफ से दाखिल की गई है। PIL में मुख्य रूप से हाथरस मामले की CBI जांच, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने और मृतक के परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाए जाने की मांग की गई है। हालांकि ये तीनों ही मांगे यूपी सरकार पहले ही पूरी कर चुकी है। पिछली सुनवाई में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया था कि हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा भी दाखिल कर चुकी है। अब ये कोर्ट को तय करना होगा कि वो इस PIL पर आगे सुनवाई करती है या नहीं। उत्तरी सीरिया के अलबाब में हुए एक कार बम धमाके में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 75 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिस इलाके में धमाका हुआ वहां पर 2016 से ही विद्रोहियों का कब्जा है और तब से अब तक वहां पर ऐसे कई बम धमाके हो चुके हैं। इस बार का धमाका भी काफी जोरदार था, जिसने अलबाब शहर में तबाही मचा दी। इस धमाके ने वहां के एक बड़े हिस्से को खंडहर में बदल दिया। घटना वाली जगह से आई एक तस्वीर में एक लड़का मलबे के अंदर दबा दिखा, जिसे इलाके के लोग बाहर निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। राहत बचाव दल के लोग मौके से कई लोगों के शव ले जाते नजर आए। इस पूरे मंजर ने वहां के लोगों को खौफ से भर दिया। यूजद दमार कबीर व यूजद अदद कबीर मिन अल-इसाबात बैन शहीद व जरिया। जिस गाड़ी में बम छिपाया गया था, धमाके के बाद उसके परखचे उड़ गए। घटना के बाद सड़क और आसपास बिखरे मलबे के ढेर को हटाने का काम तेज कर दिया गया, जिसमें खुदाई करने वाली मशीनों को भी लगाया गया, जिससे कि वहां दबे लोगों को वक्त रहते अस्पताल पहुंचाया जा सके। न्यूज 18 के स्टिंग ऑपरेशन हाथरस के बाद सियासी हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी ने हाथरस की घटना पर अपने पुराने सभी दावों को दोहराना शुरू किया, जबकि कांग्रेस ने यूपी सरकार पर हमले तेज कर दिए। जिस तरीके से हमारे स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि जब पहली रिपोर्ट आई थी तो
में बात कुछ और थी। जो शुरू में जिस प्रकार से माहौल बनाया गया, कहा जीप काटी गई, वो भी हॉस्पिटल की रिपोर्ट है जिसमें कहा जीप नहीं काटी गई। तो ये एक प्रकार से नैरेटिव बिल्ड किया गया, जानकर नैरेटिव कुछ लोग बिल्ड कर रहे थे। क्यों कर रहे थे इसकी जानकारी आने वाले दिनों में होगी। मैं तो कह रहा हूँ कि न्यूज़ 18 ने बहुत बड़ा काम किया है कि सच सामने लाने की कोशिश की है। परंतु मेरा कहना है कि ये जो सारा मामला हुआ, इसके आसपास जितनी राजनीति की गई, वहाँ पर जिस प्रकार दंगा कराने की कोशिश की गई, कि पूरा का पूरा मामला कहीं बिल्डअप किया गया ताकि योगी जी की सरकार को बदनाम किया जाए। देश पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के जो तंत्र है, उत्तर प्रदेश सरकार के विधायक और मंत्रियों के बयान हैं, उससे त्रस्त है। सरकार से देश ऐसी उम्मीद नहीं करता, ना उनके तंत्र ऐसी उम्मीद करता है। जिस तरह से सरकार के लोगों ने मामले को गुमराह करने की कोशिश किया, दबाने और धमकाने की कोशिश की, सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे और सवाल खड़े होने लाजमी भी हैं। भारत से जारी तनाव के बीच LAC के पास चीन की सेना ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पहली बार लद्दाख सीमा पर अपने सैनिकों के लिए आधुनिक बैरक बना रही है। इन बैरकों को कम समय में बनाने में चीन कई तरह की नई तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ ही युद्ध की तैयारियां तेज करते हुए सीमा पर भारी तोपें भी तैनात की गई। इससे पहले सीमा के पास चीन के एयरबेस बनाने की तस्वीरें भी सामने आई थीं, जबकि इन्हीं तस्वीरों से यह भी पता चला था कि चीन ने सीमा पर भारी संख्या में सैनिकों को भी तैनात किया हुआ है। महाराष्ट्र से शिवसेना विधायक ने महिलाओं को हथियार देने की मांग की। महाराष्ट्र से शिवसेना विधायक नीलम गोरे ने एक प्रस्ताव रखा और महिलाओं को सुरक्षा के लिए हथियार दिए जाने की मांग रखी, जिस पर राज्य के मंत्री असलम शेख ने जरूरत पड़ने पर महिलाओं को हथियार मुहैया कराने का भरोसा दिया। कोई महिला अगर हाई प्रोफाइल केस में काम करती है, ऐसे लोग अगर आएंगे तो हम डेफिनेटली उनको लाइसेंस देने का भी काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की भूमिका पर सवाल उठाए और उन्हें एनडीए के साथ ही रहने की नसीहत दी। आठवले ने दावा किया कि एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान को कोई फायदा नहीं होगा। रामदास पासवान जी ठीक होते थे तो शायद ऐसा निर्णय नहीं होता था। चिराग पासवान जी ने का गलत निर्णय ले लिया है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा कुछ होगा नहीं उनको। कोरोना संकट के बीच एनजीटी ने दिल्ली सरकार को लोगों के इलाज में इस्तेमाल चीजों को सही ढंग से नष्ट करने का निर्देश दिया। साथ ही इस मामले में अब तक उठाए गए कदमों पर पूरी रिपोर्ट 12 जनवरी तक दाखिल करने को कहा। इससे पहले कुछ जगहों पर पीपीई किट और दूसरी चीजें खुले में मिलने का दावा किया गया था। मणिपुर और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सीबीआई डायरेक्टर अश्विनी कुमार ने खुदकुशी कर ली। शिमला में उनके घर पर फंदे में लटका शव मिला। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है, हालांकि इसे अभी साझा नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी अश्विनी कुमार नाहन के रहने वाले थे और 1973 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। रिटायर होने के बाद लॉकडाउन में वो मुंबई रह रहे, लेकिन कुछ समय पहले ही वो अपने घर आ चुके थे। एफएसएल की टीम इंस्पेक्ट करके चली गई है। हमारे फोटोग्राफर ने क्राइम सीन को फोटोग्राफ किया है। हमने सारी चीज़ों की फर्द ली है। रस्सी जो है 4 जगह से कटी हुई थी, उसकी जो लैडर उन्होंने यूज़ किया है, बाकी जितने भी आइटम्स इसमें सुसाइड में इन्वॉल्व थे उनको सब हम सीजर में से ले रहे हैं। अभी हम फैमिली के बयान लिख रहे हैं ताकि कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के काले झंडे दिखाए। इस सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसके चुनाव प्रचार के लिए कमलनाथ वहां पहुंचे। लेकिन उनके काफिले के पहुंचते ही पहले से तैयार बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लिए नजर आए, जबकि कुछ ने काफिले के सामने काले झंडे लहराए। एक कार्यकर्ता ने तो सड़क पर पड़ी एक ईंट ही काफिले की तरफ फेंक दी। हालांकि वहां मौजूद कुछ पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे इन कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिसके बाद कमलनाथ का काफिला वहां से आगे बढ़ गया। इस हमले की जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और ये उनकी बौखलाहट का सबूत है। हंगामा बढ़ते ही बीजेपी ने भी अनूपपुर में हुई घटना की निंदा की और बीजेपी के इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। हम ऐसी घटनाओं की भर्त्सना करते हैं, जांच का विषय है, कानून आपको अपना काम करना चाहिए। अनूपपुर से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले बिसाहूलाल सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं। हिमाचल प्रदेश से लद्दाख के बीच बनी अटल टनल की वजह से घबराया चीन अब झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है। लद्दाख में कुछ दिन गुजारने वाले किसी गुमनाम चीनी फोटोग्राफर के हवाले से चीन का कहना है कि साल भर इस टनल के जरिए लद्दाख से जुड़े रहने का भारत का दावा गलत है।
चीन इस सच को भी झुठला रहा है कि ये टनल युद्ध के समय काफी मददगार साबित होगी। बौखलाहट में चीन ने यहां तक कह दिया कि अगले 50 साल में भी भारत इस तरह की टनल नहीं बना सकता जो साल भर खुली रहे। राम मंदिर में लगने वाला 613 किलो का घंटा 21 दिनों के सफर के बाद अयोध्या पहुंचा। तमिलनाडु के रामेश्वरम से 17 सितंबर को इस घंटे को साथ लेकर अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा निकाली गई थी, जो 4,500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करते हुए अयोध्या पहुंची। इस रथ यात्रा के साथ 613 किलो के घंटे के अयोध्या पहुंचते ही लोगों में जोश भर गया और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन इतने भारी भरकम घंटे को ट्रक से उतारना आसान नहीं था। इस काम में क्रेन की मदद ली गई और फिर धीरे धीरे फूल से सजे घंटे को ट्रक से उतारा गया। यही जो घंटा है वो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद राम जन्मभूमि पर लटकाया जाएगा। बताया गया कि इस घंटे की गूंज 8 किलोमीटर तक सुनाई देगी। इसके साथ ही रामेश्वरम से कई मूर्तियां भी लाई गईं, जिन्हें मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया। आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या की गुत्थी को पूर्णिया पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पूर्णिया पुलिस के मुताबिक पैसे के लेन देन में शक्ति मलिक की हत्या हुई है और हत्या की वारदात में इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस हत्या के बाद कई वीडियो फुटेज सामने आए थे, जिस आधार पर हत्या की गुत्थी सुलझी है। पुलिस के मुताबिक शक्ति मलिक की हत्या किसी राजनीतिक साजिश की वजह से नहीं हुई है। शक्ति मलिक का हत्याकांड हुआ था, जिसमें अर्ली आवर्स में लगभग 7 बजे के करीब 3 अज्ञात अपराधकर्मी जो मुंह पे नकाब लगा के आए थे, जिन्होंने हत्या कर दी थी। उस मामले का पूर्णिया पुलिस के द्वारा पूर्ण रूप से उद्भेदन कर लिया गया है। इनके क्रम में 7 लोगों को हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है, जिन लोगों ने मिलकर के घटना कारित करी थी। उन सब का जो है सबकी अरेस्टिंग हो गई है। जिस वेपन से मर्डर कारित किया गया था, उस वेपन को भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। तो हम लोगों ने सर हत्या नहीं की है, हम लोगों ने आज के रावण का वध किया है। इसका हम लोगों को सर कोई अफसोस नहीं है। अब कानून है सर, हम लोग परिस्थितिवश ऐसा कदम उठाए हैं, न कि हम लोग कोई पेशेवर हत्यारा हैं। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन की पार्टी के 75वें स्थापना दिवस पर कई शानदार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 10 अक्टूबर को वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया को बने हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही वहां जश्न मनाना शुरू हो गया। इसी कड़ी में राजधानी प्योंगयांग में एक लाइट शो रखा गया, जिसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। दमकती लाइटों के जरिए उत्तर कोरिया के विकास की चमचमाती तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई। शो में कभी दहाड़ता शेर नजर आया तो कभी गुर्राता डायनासोर भी दिखा। इसके साथ ही वहां एक आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन भी किया गया, जहां पूरी प्रदर्शनी किम जोंग उन के पिता और दादा की बड़ी बड़ी पेंटिंग से भरी दिखी। उनकी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर उत्तर कोरिया के पूर्व शासकों का महिमा मंडन साफ नजर आया। न्यूज 18 के स्टिंग ऑपरेशन हाथरस के बाद सियासी हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी ने हाथरस की घटना पर अपने पुराने सभी दावों को दोहराना शुरू किया, जबकि कांग्रेस ने यूपी सरकार पर हमले तेज कर दिए। लेकिन स्टिंग ऑपरेशन के सामने आते ही बीजेपी ने एक बार फिर दोहराया कि हाथरस की घटना के जरिए विपक्ष ने बड़ी साजिश रची। बहुत बड़ी एक साजिश थी, जिसमें फॉरेन फंडिंग की भी बात पता चल रही है, विदेशों के पैसों की भी बात पता चल रही है, जातीय नाम पर दंगा भी फैलाने की बात चल रही थी। वो सब चीजें न्यूज 18 के माध्यम से आप लोगों के समक्ष हैं। स्टिंग की विश्वसनीयता पर कांग्रेस ने भी उंगली नहीं उठाई। हालांकि कांग्रेस अब भी ये मानती है कि पीड़ित का शव परिवार को सौंपा जाना चाहिए था। एजिटेशन को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर एजिटेशन होता तब भी आपको ये हक नहीं है कि लड़की की लाश को अंधेरे में जला दे। ऑपरेशन हाथरस में न्यूज 18 ने छिपे कैमरे पर सस्पेंड हो चुके हाथरस के इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा से बात की। दिनेश वर्मा ने साफ कहा कि इस मामले में रेप की शिकायत तक नहीं की गई थी। मुझे तो गैंगरेप फाल्स है और लग नहीं रहा रियल है फाल्स। अच्छा, रियलिटी है तो वो 3 साल की है, तक इसके अलावा और कुछ है नहीं। स्टिंग ऑपरेशन में यह भी साफ हुआ कि शव का आधी रात अंतिम संस्कार करने के पीछे खुफिया विभाग को मिली खबर थी। नहीं, एलआई की रिपोर्ट ये थी और शासन की रिपोर्ट ये थी कि परवाने के लिए रहा था, डेड बॉडी रखते। स्टिंग ऑपरेशन में यह भी साफ हुआ कि पहली शिकायत में केवल एक ही आरोपी का नाम दिया गया था। हाथरस मामले में गिरफ्तार पीएफआई के 4 लोगों को यूपी के मथुरा में कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक दिन पहले हाथरस जा रहे इन आरोपियों को दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार किया गया था, जिनके खिलाफ मथुरा के माठ थाने में एफआईआर दर्ज की गई और फिर उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। 14 दिन का रिमांड साथ मिला है, अभी बेचना जारी है।
पीएफआई के चारों लोगों के कोर्ट पहुंचने से पहले ही वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद दिखा, जो पुलिस की गाड़ी के वहां पहुंचते ही अलर्ट हो गया। जैसे ही गाड़ी वहां रुकी, वो चारों उसके अंदर से निकले। उनके हाथ हथकड़ियों और रस्सी से बंधे दिखे, जिन्हें चारों तरफ से घेरते हुए पुलिस वाले कोर्ट के अंदर ले गए, जहां हाथरस में दंगे भड़काने की कोशिश करने समेत कई मामलों में सुनवाई हुई। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि कोर्ट में पीएफआई के चारों लोगों को पेश करने से पहले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें बताया गया कि उनके पास से 6 मोबाइल, 1 लैपटॉप और शांति व्यवस्था को भंग करने के फॉर्मूले बताने वाला साहित्य भी बरामद हुआ था। एफआईआर में यह भी लिखा है कि कुछ लोग 2 वेबसाइट के जरिए विदेश से चंदा इकट्ठा करने की कोशिश में जुटे हैं। दावा तो यह भी है कि यूपी में दंगे कराने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई, जिसमें 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से भेजे गए थे। फिलहाल पुलिस इन वेबसाइट से जुड़े सभी बिंदुओं पर जांच में जुटी है। बिहार चुनाव में एलजेपी के एनडीए से अलग होकर लड़ने के फैसले का असर दिखाई देने लगा है। 2 दिन पहले ही एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान किया था, जिसके बाद खबरें आई थी कि एनडीए से अलग होने की वजह से एलजेपी के कई नेता खफा हैं और अगले ही दिन उसका असर भी नजर आया। इतना ही नहीं, पहले चरण में जिन 71 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उनमें 2 पर तो इसका तगड़ा असर पड़ा। भोजपुर जिले की तरारी विधानसभा सीट उन्हीं 2 सीटों में एक है। वहां चिराग पासवान के फैसले से नाराज होकर एलजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील पांडे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने पहले अपना पद छोड़ा और फिर अपने दम पर मैदान में कूद पड़े। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की और 2 टूक कहा कि वो एलजेपी के एनडीए में बने रहने के पक्ष में थे। हमने तो एक लाइन में कहा कि हम एनडीए के पक्ष में चाहते थे कि गठबंधन रहे। बिहार में एनडीए में हुई टूट का एक साइड इफेक्ट रोहतास की दिनारा सीट पर भी पड़ा। वहां से बीजेपी के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोला और एलजेपी से चुनाव लड़ने से जुड़े हर सवाल का गोलमोल जवाब दिया। मैं ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए या उनके विरोध के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी के विरोध के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल दिनारा विधानसभा के विकास के लिए कर रहा हूँ। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद दिनारा सीट जेडीयू के कोटे में गई है, यानी कि वहां एलजेपी और जेडीयू की टक्कर होगी। पटना में जेडीयू दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उम्मीदवार बदलने के लिए हंगामा हो गया। यह हंगामा पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने किया, जो नालंदा की अस्थावा विधानसभा सीट से एक बार फिर जितेंद्र कुमार को टिकट दिए जाने से नाराज थे। और उन्होंने पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी समेत कई बड़े नेताओं के सामने ही अपना विरोध जताया। मुख्यमंत्री जी को बुलाया जाए। कार्यकर्ताओं ने पार्टी उम्मीदवार जितेंद्र कुमार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाया और उन्हें बदलने की मांग की। कार्यकर्ता इतने गुस्से में थे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू होने ही नहीं दिया। हंगामा बढ़ता देख पार्टी के बड़े नेता गुस्साए कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए उनके पास गए, लेकिन वो लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। हम लोगों का एक ही डिमांड है, जितेंद्र कुमार को छोड़ करके किसी को भी टिकट देते हम लोग मानने हैं। पिछले 4 बार से अस्थावा विधानसभा सीट से विधायक रहे जितेंद्र कुमार को जेडीयू ने एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार आज से विशेष अभियान की शुरुआत करेगी। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि पीएम नरेंद्र मोदी आज ट्वीट के जरिए जन जागरूकता अभियान को शुरू करेंगे और इस बीच पीएम लोगों से मास्क लगाने, बार-बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी बनाए रखने के नियम पर दोबारा जोर देंगे। इस बड़े अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए देश भर में बैनर और पोस्टर भी लगाए जाएंगे। सरकार ये कदम बदलते मौसम और आने वाले त्योहारों को देखते हुए उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी चुनी हुई सरकार के मुखिया के तौर पर 20 साल पूरे हो गए। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि पीएम के इस सफर की शुरुआत 7 अक्टूबर 2001 को उनके गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से हुई। बतौर सीएम उन्होंने 2002, 2007, 2012 3 विधानसभा चुनाव में पार्टी की अगुवाई की और तीनों में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई। लेकिन 2014 चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया और चुनाव जीतकर वो एक स्पष्ट बहुमत की सरकार के मुखिया बन गए। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी बड़ी जीत दर्ज कर वो दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी इस उपलब्धि पर गृह मंत्री अमित शाह ने उनके 20 साल के कार्यकाल की तारीफ करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। 20 साल कुल मिलाकर संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम की मर्यादाओं के अंदर ही कल्याण राज्य की रचना कैसे हो सकती है, उसको चरितार्थ करने में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सफल रहा है। गुजरात के सीएम से लेकर देश के पीएम के तौर पर 20 साल पूरे करने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया और जनता जनार्दन को ईश्वर का रूप बताया। पीएम मोदी के मुताबिक देश हित और गरीबों का कल्याण उनके लिए सर्वोपरि है
और हमेशा सर्वोपरि रहेगा। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि इतने लंबे समय तक देशवासियों ने उन्हें जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उन्हें निभाने के लिए उन्होंने समर्पित प्रयास किए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने कोरोना नियम तोड़ने के आरोप पर सफाई दी। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार पर हाथरस में केस दर्ज किया गया। उन पर कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में यह केस हुआ। विधायक पर आरोप है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद वो पार्टी नेताओं के साथ 3 दिन पहले हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। हालांकि विधायक ने दावा किया कि वो कोरोना से ठीक होने के बाद ही हाथरस गए थे। ये मेरी रिपोर्ट है और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद मैं हाथरस परिवार से मिलने के लिए गया हूँ। दावा है कि हरियाणा के हिसार में कुछ बदमाशों ने एक व्यापारी की कार में आग लगाकर उसकी हत्या कर दी। यही नहीं, आरोप है कि हत्या से पहले व्यापारी से 11 लाख रुपए भी लूटे गए। इस घटना के बाद से ये बदमाश फरार हैं। हम जैसे पहुंचे तो गाड़ी जली हुई मिली है और वो उसके गाड़ी के अंदर ही थे, वो भी जल रहे थे। महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में अभ्यास शुरू कर दिया। मैदान में वापसी पर झूलन गोस्वामी काफी खुश दिखाई दी। इससे पहले लॉकडाउन की वजह से हर तरह के खेल की गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे खेल भी शुरू हो रहे हैं। Fantastic day for all of us because it's the first day of training session at Eden Garden after lockdown. अभिनेत्री पायल घोष ने दिल्ली में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की और यौन शोषण मामले में जांच में तेजी लाने की मांग की। पायल ने निर्देशक अनुराग कश्यप पर यह गंभीर आरोप लगाया है, लेकिन अनुराग इन आरोपों को पहले ही खारिज कर चुके हैं। Still, he is roaming free and no action is being taken yet other than just questioning for a day. आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग के कारण दोनों देशों से तबाही की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आने लगी हैं। अजरबैजान के कुछ शहरों में लगे सीसीटीवी में हैरान करने वाली तस्वीरें रिकॉर्ड हुई, जिनमें आर्मेनिया की बमबारी से हो रहा नुकसान साफ दिखा। ये वीडियो अजरबैजान के गांजा शहर का है। एक बाजार की कुछ इमारतों पर अचानक एक मिसाइल आकर गिरी। आसमान में धुआं उठता हुआ दिखा और जमीन पर अफरा तफरी मच गई। ऐसे ही कई धमाके अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुए। धमाका कितना जोरदार था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धमाके वाली जगह के पास की कुछ इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मजबूत इमारत ऐसे हिलने लगी जैसे कोई भूकंप आया हो। कांच के दरवाजे और खिड़कियां तो टूटकर गिर गए। धमाके के बाद एक दुकान से निकला शख्स खुद को संभाल भी नहीं पाया और सड़क पर गिर पड़ा। सामने से आ रही कार से किसी तरह खुद को बचाकर वो फिर खड़ा हुआ और दौड़ने लगा। धमाकों के बाद सड़कों पर भागते दौड़ते लोग और अफरा तफरी का माहौल साफ दिखाई दिया। लेकिन नुकसान केवल अजरबैजान में नहीं बल्कि आर्मेनिया में भी बड़े पैमाने पर होने की खबर है। अजरबैजान की तरफ से भी कुछ वीडियो जारी किए गए, जिनमें आर्मेनिया के शहरों पर बमबारी होती दिखी। स्टेपनिकट आर्मेनिया का एक बड़ा शहर है जहां भारी बमबारी होती दिखी। काफी दूर से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में एक के बाद एक कई बम शहर की इमारतों पर गिरते दिखे। बम गिरने की आवाजों के साथ ही इमारतों से धुआं उठता हुआ दिखने लगा। स्टेपनिकट शहर नागोर्नो कराबाख में है। नागोर्नो कराबाख ही दोनों देशों के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह है। नागोर्नो कराबाख पर अब तक आर्मेनिया के समर्थन वाले लड़ाकों का कब्जा रहा है, लेकिन अजरबैजान की फौज धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ा रही है। अजरबैजान ने कुछ ऐसे वीडियो भी जारी किए जिनमें उसके फौजी नागोर्नो कराबाख में टैंक चलाते दिखे। दावा है कि ये टैंक उन लड़ाकों के हैं जिन्हें जंग में हराकर अजरबैजान एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। यूपी के चंदौली से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई, जहां जमीन के विवाद में दो गुटों के बीच हुए हिंसक टकराव ने इलाके को दहशत से भर दिया। यह घटना पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर हुई और लोग एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हुए दिखे। सामने आई एक वीडियो में कुछ लोग एक महिला को भी बेरहमी से पीटते दिखे। जमीन के विवाद में दो गुट के 15 से 20 लोग आपस में गुत्थम गुत्था नजर आए। दावा है कि हंगामे के समय एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट के लोगों पर ईंटों से भी हमला किया। इस हंगामे की वजह से वहां तनाव पैदा हो गया। एक दूसरे पर डंडे बरसाते लोग गोलियां चलाने की बात भी कहते हुए सुने गए। यही नहीं, मारपीट में एक आदमी का वहां सिर भी फट गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। ड्रग्स केस में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती को करीब 1 महीने बाद जमानत मिल गई। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। साथ ही अदालत ने उनके सामने कुछ शर्तें भी रखी, जिनके मुताबिक उनके देश से बाहर जाने पर पाबंदी होगी और वो इस मामले से जुड़े किसी भी गवाह से नहीं मिलेंगी। इससे पहले रिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन पर लगे ड्रग्स खरीदने या बेचने के आरोप को खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने ड्रग्स केस में फंसे रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को जमानत नहीं दी।
लंबे इंतजार के बाद बूम नाम की अमेरिकी कंपनी ने सुपरसोनिक यात्री विमान का प्रोटोटाइप पेश कर दिया। कहा जा रहा है कि यह विमान ध्वनि की गति से कई गुना तेज रफ्तार से उड़ सकेगा और इससे लंदन से न्यूयॉर्क का सफर बहुत कम समय में पूरा किया जा सकेगा, जिस पर कंपनी लंबे समय से काम कर रही थी और आखिरकार उसने इसका प्रोटोटाइप दुनिया के सामने पेश कर दिया। ये सुपरसोनिक यात्री विमान 71 फीट लंबा है, जिसमें एक बार में 88 यात्री सफर कर सकेंगे। सुपरसोनिक यात्री विमान का मतलब है कि ये ध्वनि की गति से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ सकेगा और दावा है कि लंदन से न्यूयॉर्क की दूरी 8 घंटे से घटकर केवल 3.5 घंटे रह जाएगी। मौजूदा वक्त में सबसोनिक विमानों का इस्तेमाल यात्री सेवाओं के लिए होता है। सबसोनिक विमान वो होते हैं जिनकी रफ्तार ध्वनि की गति से कम होती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सुपरसोनिक विमानों की एंट्री से हवाई सफर पूरी तरह बदल जाएगा। कंपनी के मुताबिक ये विमान अगले साल तक परीक्षण के लिए तैयार हो जाएगा और अगर सब सही रहा तो 2029 तक लोग तेज रफ्तार सुपरसोनिक यात्री विमानों में सफर कर पाएंगे। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक इमारत में लगी आग से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत होगी। बताया गया कि आग सबसे पहले इमारत में मौजूद एक दुकान में लगी, जिसने कुछ ही देर में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद वहां से काले धुएं का गुबार उठता नजर आया, जो पूरे इलाके में फैलने लगा। हादसे वाली जगह पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी मौके पर मौजूद दिखीं, जो आग पर काबू पाने में जुटी नजर आईं। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी आग ने 4 जिंदगियों को निगल लिया। 2 that we found today are in the same location as where the others were extricated last night. ये आग इमारत के अंदरूनी हिस्सों में फैल चुकी थी और वहां हर तरफ से धुआं उठ रहा था। लिहाजा फायर ब्रिगेड के कुछ कर्मचारी एक क्रेन पर चढ़कर इमारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते दिखे। कई दमकल कर्मी सड़क से इमारत पर पानी की बौछार करते नजर आए, लेकिन हालात पर काबू कैसे पाया जाए ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। इतने बड़े हादसे के बाद पुलिस ने एहतियातन उस सड़क को भी बंद कर दिया और वहां से लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। इस हादसे में कुछ लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया।